अच्छा नोट करेंगे यहाँ पे SN2 मैग्नीज। नेक्स्ट मैग्नीज जो है SN2 मैग्नीज, तो ना SN2 मैग्नीज ध्यान रखेंगे। जो हमने SN1 पढ़ा था, SN1 पढ़ा था जो, वो क्या था एक तरीके से, अच्छा रियूज सिलेक्टिव स्टीरियो सिलेक्टिव पता नहीं होगा। SN2 मैग्नीज है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, सही ना। SN2 मैग्नीज है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, सही ना। SN2 मैग्नीज, ये वर्ड याद रख लेना, सीरो स्पेसिफिक है। मैं एक एक वर्ड बता रहा हूँ। सीरो स्पेसिफिक मीन्स इसमें रिएक्शन स्पेसिफिकली एक सीरियो आइसोमर देगी। जैसे सिस मिल जाए या ट्रांस मिल जाए या फिर डी मिल जाए या आर मिल जाए, इसमें इन्वर्जन होगा एक्चुअल में, इसमें इन्वर्जन होगा, इसलिए सिंगल सीरो आइसोमर मिलता है इसके अंदर। सिंगल सीरो आइसोमर इस फॉर्म, ये याद रखना है इसके अंदर, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। तो इसकी रिएक्शन क्या है, सीरो स्पेसिफिक। और SN1 नहीं थी सीरो स्पेसिफिक, उसमें क्या मिल रहा था, सर रेसिमाइज। आपने अब तक क्या करा दिया, क्या क्या करा दिया? कुछ भी नहीं कराया, इसमें मिलेगा रेसिमाइज प्रोडक्ट। अभी स्टार्ट किया जस्ट लेक्चर। इसमें रेसिमाइज प्रोडक्ट नहीं मिलता था, SN2 में मिलेगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट, SN1 में मिलेगा रेसिमाइज। SN1 में क्या मिलेगा, रेसिमाइज प्रोडक्ट, सही ना। SN1 में क्या मिलेगा, रेसिमाइज प्रोडक्ट, इसलिए वो नॉन सीरियो स्पेसिफिक थी। ये SN2 जो है सीरियो स्पेसिफिक है, इसमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल सीरो आइसोमर विल बी फॉर्म। ये मैं टर्म यूज करूंगा अभी, रिजियो सिलेक्टिव, सीरियो सिलेक्टिव, सीरियो स्पेसिफिक, सही ना। सीरियो देखो, अगर मैं बोला रिजियो सिलेक्टिव, एक एक वर्ड में सुन लेंगे, जो समझ आता है वो नोट कर लेना अभी। रिजियो सिलेक्टिव यानी इसमें दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, एक मेजर एक माइनर। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये CH3 CH CH3 CH Cl CH3, मान लो ये ले लिया मैंने एग्जांपल। तो या ClB CH लगाते हैं, Cl लगाया, इसमें डाला मैंने अगर एल्कोहलिक KOH, तो इसमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, देखो ध्यान देना। एक ये मिलेगा वन वाला CH2 CH3, एक ये मिला 2 मिथाइल ब्यूटवनीन, और एक मिलेगा ये, एक ये मिलेगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटुइन, एक ये मिला। अब ये दो मिले, दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये मेजर और ये वाला माइनर, इसीलिए रिएक्शन क्या है, रिजियो सिलेक्टिव। इफ टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड or more than two structural isomers are formed out of which one is major, then the reaction is called as regioselective। बात समझ आ गई कि नहीं है? regioselective मतलब क्या है, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, एक मेजर एक माइनर, तो बोलेंगे regioselective। और स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या होगा, जैसे दो स्टीरियो आइसोमर्स बने, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक मेजर एक माइनर, तो रिएक्शन हो गई स्टीरियो सिलेक्टिव। एक एक वर्ड में बता रहा हूं मैं भी, ये बहुत डिटेल में नहीं पता करने की जरूरत है तुम्हें। देखो मैंने जैसे लिख दिया एग्जांपल में, ये ले लेते हैं एग्जांपल, ध्यान देना। ये लिया, मैं बता रहा हूं तुम्हें सीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो। ये लिया मैंने 2 क्लोरोब्यूटेन, क्लियर। 2 क्लोरोब्यूटेन, तो एक आंसर आएगा इसमें क्या, एल्कोहलिक केस डालने पर। एल्कोहलिक केस डालने पर आप बताओ क्या ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव है कि सीरो सिलेक्टिव है? ये रिएक्शन क्या है, रीजियो सिलेक्टिव कि सीरो सिलेक्टिव? बोलो ये रिएक्शन क्या होगी। दक्ष तू बता, रीजियो सिलेक्टिव है सीरो सिलेक्टिव है? दक्ष, दोनों है बहुत अच्छे दक्ष, बता कैसे। सर। इसमें मतलब यूरिया और स्टीरियो आइसोमर्स से मिल रहे हैं। देख पहले तो इसमें दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिल गए, ध्यान देना इधर। ये दोनों क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक मेजर है, ये मेजर है ब्यूटुइन बाय सेड्जर्स रूल या बाय हाइपरकंजुगेशन, ये मेजर। और ये क्या है, ये मेजर है, ये माइनर है, ऊपर ये मेजर है, तो इसलिए रिएक्शन हो गई रीजियो सिलेक्टिव। अब इसमें दो आइसोमर्स बनेंगे, एक सिस ब्यूटुइन एक ट्रांस ब्यूटुइन, जिसमें ट्रांस मेजर, इसलिए रिएक्शन
स्टीरियो सिलेक्टिव भी होगी। बात समझ आ गई कि नहीं है? सबको समझ आ गया कि नहीं है? दिस रिएक्शन इज रिजियो सिलेक्टिव एज वेल एज स्टीरियो सिलेक्टिव, दोनों होगी। और स्टीरियो स्पेसिफिक जो है वो हम SN2 में पढ़ेंगे कि एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा सिंगल स्टीरियो आइसोमर। समझ गए कि नहीं है? तो ये पढ़ेंगे यहाँ पे। नोट करेंगे अब SN2 मैकेनिज्म। SN2 जो कि एक स्टेप में होगा, बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगी SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है ये, और सिंगल स्टीरियो आइसोमर मिलेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सीधा इसके अंदर, एग्जांपल लिया मैंने, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, CH3Cl लिया मैंने, CH3Cl, Cl, इसमें अटैक कराया मैंने OH आयंस का, कार्बोटाइन तो है ही नहीं स्टेबल इसका, न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है। अब इसमें ये Cl हटेगा, Cl लीव कर रहा है यानी लीविंग ग्रुप है, OH आयंस फ्रंट से अटैक कर नहीं सकता क्योंकि Cl इसको OH आयंस को रिपेल कर देगा, इसलिए अटैक कहां से होगा? बैक साइड से। अच्छा, मैं पीछे SN1 में एक चीज बताना भूल गया था, SN1 में मैंने बताया था मैंने ये कि फ्रंट एज वेल एज रियर अटैक बोथ वर पॉसिबल किया था ना, अबव से भी अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का और बैक साइड से। इसमें अटैक जो होगा इट विल ऑलवेज टेक फ्रॉम बैक साइड, क्लियर? इट विल अटैक विल ऑलवेज टेक फ्रॉम द बैक साइड, बिकॉज फ्रंट साइड पे क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप भी नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, इसलिए इस केस में रियर अटैक होता है। उस केस में फ्रंट एज वेल एज रियर अटैक दोनों हुए थे SN1 में, इसमें सिर्फ क्या होगा? रियर अटैक। तो ये हटा और वो चाहे बैक साइड से अटैक करेगा, इसलिए इस केस में आंसर ये आ जाएगा H, ये H इधर हो गया, ये H इधर हो गया, और ओ चांस आ गया इस साइड। समझ आई बात कि नहीं है? किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को डाउट तो नहीं कोई? नो सर। आप ध्यान देना, मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म बता रहा हूँ इसका। CH3Cl था, इसमें O चांस आए, Cl हट रहा है, O चांस बैक साइड से अटैक कर रहा है, ये आया देखो ट्रांजिशन स्टेट, उसमें भी sp2 ट्रांजिशन स्टेट थी, इसमें भी sp2 ट्रांजिशन स्टेट आएगी। उसमें 3 बॉन्ड थे, कार्बोटाइन में 3 बॉन्ड होते हैं, इसमें 5 बॉन्ड बनेंगे ऐसे, 3 हो गए। ये Cl हट रहा है, पार्शियली नेगेटिव, ये O चांस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे बीच में p ऑर्बिटल था, एम्प्टी p ऑर्बिटल, और उस पे दो, एक p ऑर्बिटल पे एक ही ग्रुप होना चाहिए, इस पे पार्शियली पॉजिटिव आ गया, 2 लिखा दो क्योंकि 2 नेगेटिव है, तो ये आ गया यहाँ पे। और इसमें ये ध्यान रखना, ये ट्रांजिशन स्टेट को तुम चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, उसके अंदर C H H H और एक p ऑर्बिटल, ये जिसमें एक p ऑर्बिटल पे एक ही ग्रुप होना चाहिए। इसमें क्या है? यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे O चांस है, तो ये तो हाईली अनस्टेबल स्टेट है ना, जिसमें 5 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड। कार्बन की हाइब्रिडेशन है sp2 ही है, ये यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, ये दोनों सेम है। ये ये ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कोई नहीं है, ये स्टेप स्लो है यहाँ पे, RDS है रिएक्शन का, लेकिन हम इसको RDS हम ऐसा नहीं है किसी को बोलेंगे, सेकंड स्टेप को भी बोल सकते हैं स्लो, क्योंकि रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है। ये दिखा दिया, मैं रब कर रहा हूँ इसको, sp2 आ गया बीच में, ये ट्रांजिशन स्टेट आई, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से, और अब फाइनली जाकर Cl हट जाएगा और O चांस उल्टे साइड पे अटैक कर देगा, जहां न्यूक्लियोफाइल था वहां नहीं होंगे, उसके ऑपोजिट साइड, उसके ऑपोजिट साइड H H H, ये OH, ये आ गया, तो इसलिए ये मिला इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इसलिए क्या मिल जाएगा? ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट। समझे कि नहीं है? तो इसलिए यहाँ पे इस केस में इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, उसमें रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट मिल रहा था। अब इनको देख करके, और ये ट्रांजिशन स्टेट है, ऐसी रिएक्शन जो एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन, reactions which proceed through a transition state, reactions which proceed through a transition state are called as concerted reactions। और ध्यान रखना इसके अंदर कि वॉल्डन ने ये कंसेप्ट दिया था पहले इन्वर्जन का, इसको हम बोलते हैं इसलिए वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन, जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला है, और सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा इसमें। और ध्यान रखना, इन्वर्जन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर ये R था तो ये S होगा, वो डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा आ रहा है, जैसे ओचाइंस आ रहे हैं, और लिविंग ग्रुप कौन सा हट रहा है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा आ रहा है
न्यूक्लियोफाइल कौन सा आ रहा है, लिविंग ग्रुप कौन सा हट रहा है, उनकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा। और ये R और S इनका मीनिंग तभी होगा जब एल्काइल हैलाइड जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ तो एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो R और S का कोई मीनिंग नहीं है ना, R और S का कोई मीनिंग नहीं है। बात समझ नहीं है? R और S का तभी मीनिंग है अगर एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। तो एक मेरा अगर पहले जो प्रोडक्ट था वो R था तो दूसरा भी R हो सकता है, अगर पहला S था तो दूसरा भी S हो सकता है। जरूरी नहीं कि S ही हो, R का S ही हो या S का R ही हो, इन्वर्जन का ये मतलब नहीं है बिल्कुल। वो डिपेंड करेगा प्रायोरिटीज पे, लिविंग ग्रुप की और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की। तो ये यहाँ पे मैंने बता दिया मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म दिखना आना चाहिए, कोई भी रिएक्शन हो उसका मैकेनिज्म दिखना। तुम्हें SN2 अगर मैंने बोल दिया, चाहे वो विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन सिंथेसिस बहुत फास्ट तरीके से, जैसे इसमें क्या है, विलियमसन सिंथेसिस में क्या था, मैंने ले लिया सपोज CH5Cl, C2H5Cl, तो C2H5Cl ये होगा CH3CH3HH, और यहाँ पे था Cl अटैक करता है CH3O माइनस Na+, याद है ना विलियमसन सिंथेसिस। अब ये Cl हटेगा, OCH3 नेगेटिव बैक साइड से अटैक करेगा, और ये ट्रांजिशन, मैं ट्रांजिशन स्टेट भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, CH3H, ये Cl हटा यहाँ से, और OCH3 नेगेटिव यहाँ पे आ गया नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव दिखा दो या सिंगल पॉजिटिव, एक ही बात है। तो ये यहाँ पे आ गया, उसके बाद बैक साइड से अटैक करने के बाद फाइनल आंसर ये आ गया CH3। मतलब जल्दी से एकदम मैकेनिज्म दिखना आना चाहिए तुम्हें, इतना सिंपल मैकेनिज्म है ये, बीच में ट्रांजिशन स्टेट दिखानी है। ये विलियमसन सिंथेसिस का मैकेनिज्म सबने पढ़ी हुई ना रिएक्शन, ये कौन सी मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रहा है, SN2 से। दिस इज प्रोसीडिंग वाया SN2 मैकेनिज्म, ये ट्रांजिशन स्टेट है। इसमें जो वाल्डन ने एक्सप्लेन किया था, इसको ऐसे एक्सप्लेन किया था कि जैसे न्यूक्लियोफाइल की वाल्डन इन्वर्जन, इससे बोला ये अम्ब्रेला जैसे सीधा है, अभी ये अम्ब्रेला को मान लिया ऐसे, अम्ब्रेला इन्वर्जन था ना, जैसे ये अम्ब्रेला मान लिया, ये अम्ब्रेला सीधा है, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल की तेज आंधी आई, तेज हवा चली, और ये अम्ब्रेला हो गया उल्टा, देखो उल्टे साइड चला गया कि नहीं है, CH3 ऐसे हो गया, H ऐसे, अम्ब्रेला उल्टा हो गया, इसलिए इसको बोला, ऐसे समझाने के लिए बताया होगा, कोई खास मीनिंग नहीं है इसके, इसका मीनिंग नहीं है कोई खास ऐसे। वाल्डन, दिस इज कॉल्ड एज वाल्डन इन्वर्जन। यहाँ पे अम्ब्रेला सीधा था, बॉन्ड ऐसे ऐसे थे, यहाँ अम्ब्रेला क्या हो गया, उल्टा हो गया, जो न्यूक्लियोफाइल की तेज जो हवा आई है यहाँ से ऐसे। तो ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। कोई भी मैकेनिज्म ले लो, जैसे मैं एक मैकेनिज्म और बता देता हूँ तुम्हें, जैसे हम ले लेते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन नोट करेंगे, फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन ले लो, सेडजेफ थ्रू सेडजेफ कह रहा हूँ मैं, कौन सी है, कौन सी AGF आता है जिसमें CH3Cl, मैं पहले फिंकलस्टीन बता रहा हूँ तुम्हें, CH3Cl हो, Cl या CH3Br हो, स्वार्ट्ज रिएक्शन थी ना एक और, वो भी सेम मैकेनिज्म पे है, CH3Cl हो और CH3Br हो, हमने डाला KI इन एसीटोन और NaI इन एसीटोन, KI इन एसीटोन और NaI इन एसीटोन, तो उस केस में क्या आता था, CH3I, साथ में क्या आ जाएगा, KCl आ जाएगा या फिर KBr आ जाएगा, KCl या KBr। तो ये Cl और Br को I में कन्वर्ट करने के लिए थी फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब इसमें मैकेनिज्म मैंने बता दिया इसके अंदर, मैकेनिज्म बता दिया इसके अंदर। अब तुम्हें बताना है इसके अंदर कि CH3I आ गया यहाँ पे, अब तुम्हें बताना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जा रही है, जबकि CI बॉन्ड तो वीक होता है। यहाँ पे था CCl बॉन्ड, ध्यान देंगे, यहाँ CCl बॉन्ड था, यहाँ पे CI बॉन्ड है, और CI बॉन्ड तो वीक हो रहा है, फिर भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। क्या रीजन होगा इसका, क्या रीजन होगा इसका, लक्ष्य बोल आंसर क्या होगा इसका, व्हाई दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। लक्ष्य, दक्ष तू बोल आंसर इसका। सर के वजह से। कौन बोल रहा है, सर वंश। वंश, के क्या करेगा इसमें, सर आई बॉन्ड बना लेगा दोबारा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर ये KCl और बात नहीं है। KBr प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इसलिए। बहुत अच्छे, हाँ दक्ष क्यों हो जाता है प्रेसिपिटेट, KCl KBr क्यों प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। अगर यहाँ पे पानी होता ना, पानी के अंदर तो KCl और KBr सॉल्युबल होते ज्यादा, KI कम सॉल्युबल होता, KI तो कोवेलेंट है एक तरह से, ज्यादा आयनिक तो होगा लेकिन कम आयनिक होगा, KCl और KBr तो ज्यादा आयनिक होंगे। तो पानी के अंदर तो ये दोनों सॉल्युबल होते हैं, कौन, KCl और KBr, लेकिन एसीटोन जो कि पोलर एप्रोटिक है, इसके अंदर KCl और KBr कम सॉल्युबल होंगे,
कम सॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट होता है स्टेबल, तो रिएक्शन जाएगी स्टेबिलिटी की तरफ। समझ गए कि नहीं? है KCl KBr being less soluble in acetone moves the reaction in the forward direction। समझ गए कि नहीं? है जैसे अगर मैं ये ले लूं CH2Cl ये ले लिया मैंने और डाला इसके अंदर अब KI एसीटोन, ये मैं रख से बता रहा हूँ, इसकी डिटेल है बहुत, रिएक्शन एंटी एलिमिनेशन होता है इसके अंदर KI एसीटोन। तो इसमें आंसर आता है, अब कोई बताएगा आंसर इसमें क्या आएगा? 2 आई आएंगे, एडजेसेंट कार्बन पे 2 आई मतलब अनस्टेबल, और आंसर आता है इथीन। इस केस में आई मत लगाना, इथीन बन जाता है उससे। क्या बन जाएगा? इथीन। और कैसे बनेगा ध्यान देंगे इधर, मैकेनिज्म यही भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, दूसरा Cl इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दे गया एक ले गया, यानी ये Cl नेगेटिव वाला है और ये वाला Cl पॉजिटिव वाला है। तो क्या बन गया? एक बन गया KCl, एक बन गया ICl। अब ये पता है इंटर हेलोजन कंपाउंड, 2 हेलोजन वाले कंपाउंड कम स्टेबल होते हैं, ICl कम स्टेबल है, इससे दोबारा इस पे KI अटैक करेगा, दोबारा KI अटैक करेगा तो K और Cl क्या बना देगा? ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, KCl बन गया दोबारा और साथ में I2, तो यानी इसके साथ रिलीज होता है 2 KCl प्लस I2, ये 2 KCl और एक I2। एंटी एलिमिनेशन होता है, ये याद रखना जरूर। जितनी रिएक्शंस तुम्हारे कोर्स में है सब में एंटी एलिमिनेशन है, सब में एंटी एलिमिनेशन है, चाहे वो सेड्जा-सूला है, हॉफमैन एलिमिनेशन है, ये फिंकरस्टीन है, सब में एंटी एलिमिनेशन है। बस 2 रिएक्शन छोड़ के कौन सी रिएक्शन है किसी को याद है? ये किसमें एंटी एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन, किसी को भी ध्यान हो? सर एक तो 2 रिएक्शन है, कोप एलिमिनेशन और चुगैव एलिमिनेशन, कोप एलिमिनेशन और चुगैव एलिमिनेशन। जिसमें क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा डिटेल उसकी, अभी तुम ये नोट कर लो। तो ये मैंने 2 मैकेनिज्म बता दिए, दोनों किससे रिलेटेड थे? SN2 से, SN2 से रिलेटेड। ऐसे ही तुम खुद लिखना, CH3Cl हो, CH3Br हो, उसमें डाल दिया मैंने AgF या ASF3 या फिर Hg2F2, इस टाइप के रिएजेंट्स, तो क्या आ जाता है इससे? CH3F। ये कौन सी रिएक्शन है? स्वार्ट्ज रिएक्शन, SN2 से होती है, खुद लिखना इसको, स्वार्ट्ज रिएक्शन। खुद कर लोगों ने इसे बता रखी है पहले ये रिएक्शन, Cl और Br से F चाहिए तो स्वार्ट्ज रिएक्शन। कन्वर्जन आई, मिथेनॉल से बनाओ मिथाइल फ्लोराइड, तो पहले मिथेनॉल से तुम बनाओगे मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल क्लोराइड PCl5 डाल के, उसके बाद ये बनेगा CH3F। तो ये डायरेक्ट F नहीं बनता कभी भी, F बनेगा पहले, Cl बनाएंगे फिर F बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। ये भी क्या है, स्वार्ट्ज सेक्शन भी क्या है? SN2 मैकेनिज्म से होगी, स्वार्ट्ज सेक्शन में किससे होगी? SN2 मैकेनिज्म से। अब देखो इसमें रेट, इसमें क्योंकि रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है तो रेट डिपेंड करेगा दोनों के ऊपर, RX के ऊपर भी और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी, दोनों में डिपेंड करेगा ना। रिएक्शन वाज टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप ओनली। ये लाइन समझ आ गई सबको कि नहीं? रिएक्शन क्योंकि एक स्टेप में हो रही है तो रेट जो है RX पे भी डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। कोई डाउट किसी को? चलो ये समझ आ गया। इसका मतलब अगर मैं कहूं फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होंगे? पहला फैक्टर नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसा होना चाहिए? जो उसमें फैक्टर्स है वैसे ही सेम फैक्टर्स होंगे इसके अंदर। ये है एल्काइल ग्रुप, ये कैसा होना चाहिए? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगर ये सेकेंडरी या टर्शियरी होगा तो क्या स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी? कोई भी स्टेप चेक कर लो पीछे, देखो मान कोई भी ले लो, यहाँ पे ये ले लिया मैंने, ये लो सपोज ये ले लिया। अगर ये टर्शियरी हो जाएगा, ये CH3 हो जाए, ये CH3 हो जाए, तो क्या हो जाएगा? अभी ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। तो इसलिए एल्काइल हाइड कैसा होना चाहिए? एल्काइल हाइड कैसा होना चाहिए? प्राइमरी, प्राइमरी एल्काइल हाइड। तो रिएक्शन का रेट फास्ट ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्काइल हाइड शुड बी प्राइमरी ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। अगर सेकेंडरी या टर्शियरी होगा तो SN2 का जो रेट है वो कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए इसमें? नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये कैसा होना चाहिए? ये कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों? ये अगर ये वीक हो गया तो कार्बोटाइल बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे और मैकेनिज्म हो जाएगा SN1। अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए ताकि एक ही स्टेप में अटैक कर सके। गुड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, गुड न्यूक्लियोफाइल। और कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए इसका? हाई। क्यों? क्योंकि ये रेट लॉ में इन्वॉल्व है। रिएक्शन क्या है? बायोमोलिकुलर, 1 + 1 2, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, सही ना? बायोमोलिकुलर रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए।
फॉर रिएक्शन रेट टू बी मोर। फिर तीसरा पॉइंट, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए इस केस में भी, चाहे वो SN1 हो या SN2 हो, लिविंग ग्रुप शुड बी गुड। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल की जगह बेस आ जाए तो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, तब रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, E2। तब रिएक्शन क्या हो जाएगी, E2। लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए चाहे वो SN1 हो या SN2 हो। फोर्थ पॉइंट, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, बोलो। नॉन पोलर। सॉल्वेंट शुड बी पोलर एप्रोटिक, नॉन पोलर तो नहीं बोलते, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, क्यों, पोलर एप्रोटिक के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल सबसे बेटर होते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी में मैंने बताया हुआ तुम्हें, ध्यान है कि नहीं है, पोलर एप्रोटिक के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल्स अच्छे माने जाते हैं। जैसे तुम्हें याद है, अगर मैंने बोला F-Cl-, मैंने बोला कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, पानी के अंदर कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, पोलर एप्रोटिक के अंदर कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, नॉन पोलर के अंदर, याद है कि कुछ की नहीं है। अगर सॉल्व, देखो ध्यान देना, एक बार मैं जल्दी से बोलूंगा, मैं पहले बता चुका हूँ क्योंकि अगर मैं पानी में चेक कर रहा हूँ, अगर मैं पानी में चेक कर रहा हूँ, इनके साथ कैटायन तो होगा ही Na+ जैसे। अगर मैं पानी में चेक कर रहा हूँ तो पानी क्या करेगा, NaF को बॉन्ड को तो तोड़ देगा, लेकिन फिर पानी इसको घेर लेगा चारों तरफ से, इसलिए ये पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा पानी के अंदर। यही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा Cl- पानी के अंदर। अगर मान लो सॉल्वेंट नॉन पोलर है, जैसे CCl4 बेंजीन या फिर CS2, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो Na के साथ F जुड़ा रहेगा, बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। Cl का फिर भी बॉन्ड टूट सकता है क्योंकि थोड़ा वीक होगा, इसलिए Cl- ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा नॉन पोलर के अंदर भी। सही है। और तीसरा आया, अगर पोलर एप्रोटिक है जैसे एसीटोन, ईथर, तो बॉन्ड टूटेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये जाके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि अब पोलर एप्रोटिक तो उसको घेर नहीं पाएगा चारों तरफ से, तो इसलिए पोलर, हालांकि न्यूक्लियोफाइल ये भी अच्छा होगा उसमें, लेकिन ये ज्यादा बेटर होगा क्योंकि जाकर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इसीलिए। तो पोलर एप्रोटिक में ही अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इसलिए। समझ गए कि नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना। हालांकि नॉन पोलर भी प्रेफर करेंगे SN2 को, लेकिन पोलर एप्रोटिक ज्यादा प्रेफर करेंगे। हाँ, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है तो नॉन पोलर ले लेंगे तब भी चल जाएगा काम, क्योंकि पोलर एप्रोटिक कुछ इसको अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन ज्यादातर न्यूक्लियोफाइल्स हमेशा बेटर कब होंगे, जब सॉल्वेंट है पोलर एप्रोटिक। कोई डाउट किसी को, समझ आ गया कि नहीं, ये चारों फैक्टर्स, ये चारों फैक्टर समझ आ गए। और इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होगा, इस तरीके से, रे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ये ट्रांजिशन स्टेट है। और अगर एलिमिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, यही बनेगा और ग्राफ बन जाएगा ऐसा, तो ये E2 हो जाएगी, ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो ये E2 हो जाएगी, क्योंकि एंडोथर्मिक है ना, एलिमिनेशन E2, ये E2 के लिए, ये SN2 के लिए। कोई डाउट किसी को, समझ आ गया कि नहीं है। अब एक दो एग्जांपल देख लेंगे जल्दी से। जैसे अगर मैंने ये लिया C6H5CH2Cl, जैसे कंपैरिजन में दे दिया तुम्हें, मैंने वाला डाला यहाँ पे O चांस, यहाँ डाला H2O, तो मैकेनिज्म कौन सा होगा दोनों केसेस में, C6H5CH2Cl है, प्राइमरी अल्काइल है, लेकिन कार्बोटाइन भी स्टेबल है, O चांस डाला तो ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए मैकेनिज्म होगा SN2। ये मैकेनिज्म क्या होगा, SN2 CH2OH। और अगर मैंने डाल दिया H2O तो भी यही बनेगा, लेकिन मैकेनिज्म, क्योंकि ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है, तो मैकेनिज्म होगा SN1। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। जैसे ये लिया CH3CHCl CH2Cl, एक बार डाला मैंने CH3OH, एक बार डाला CH3O नेगेटिव, तो CH3O नेगेटिव डाला तो ये SN2 शो करेगा क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। CH3OH तो पुअर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल है, तो ये शो करेगा SN1, पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो SN1। SN1 तो कार्बोटाइन बनेगा यहाँ पे, रीअरेंज कर जाएगा, आंसर ये आ जाएगा OCH3। सही ना, रीअरेंज करके इसमें वहीं पे लग जाएगा OCH3। आया समझ के नहीं है।
समझ आ गया इतना कि नहीं? यस सर। तो ये भी SN1 SN2 का थोड़ा सा डिटेल दिया मैंने यहाँ पे, इसको जरूर पढ़ लेना, नेक्स्ट टाइम मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा और